हेलो एवरीवन। पीछे की क्लासों में अपन ने व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपने बुद्धि, इंटेलिजेंस। व्यक्तित्व के अंतर्गत अपने ने सभी मनोवैज्ञानिकों की अवधारणाएं, उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, पर्सनैलिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया, और उसके बाद कुछ विधियां पढ़ी जिसमें प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियां पढ़ी, और फिर अंत में हमने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना बुद्धि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया गया। बुद्धि को एक स्कीमा के तौर पे बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में कि बुद्धि के अंतर्गत कोई भी एक तत्व न होकर अनेक तत्वों का सम्मिश्रण होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उन सभी को एकजुट करके और कोई भी निर्णय लेता है। यही बुद्धि का स्वरूप है। ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत हमारे जानने की क्षमता, तार्किक क्षमताएं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हमारी क्षमताएं, उनको प्रस्तुत करने के तरीके, ये सभी हमारी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, किसी भी अनुभव को व्यक्त करने की क्षमता और तार्किकता जैसे गुण आते हैं। अब अपन देखते हैं बुद्धि जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सर फ्रांसिस गाल्टन ने, जो इंग्लैंड के निवासी थे, सर्वप्रथम किया 1885 में। ठीक है, तो बुद्धि शब्द का अगर पूछा जाए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन, जो कि सर फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के निवासी हैं। उसके बाद 1890 में बुद्धि पर और अधिक चर्चाएं हुई, तो बुद्धि पर 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत केटल नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले मेंटल हेल्थ एंड मेजरमेंट, ठीक है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन, ठीक है, पुस्तक का क्या किया? प्रकाशन किया। कहाँ पे किया? पेंसिल विश्वविद्यालय में। किसने किया? केटल ने। किस पुस्तक का प्रकाशन किया? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, हिंदी में मानसिक परीक्षण व मापन। ठीक, इसके बाद 1890 में ही जब इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया, तो सबसे पहले जो मानसिक परीक्षण है, ये जो आपने पढ़ा है मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक का नाम है, और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, वो है कौन? केटल। ठीक है, केटल ने कब किया मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग? 1890 में किया। ठीक है, इसके बाद उन्नीस सौ पाँच में सर्वप्रथम उन्नीस सौ पाँच में 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक का प्रकाशन किया। उसके बाद 1905 के अंदर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, ठीक है, जिसका नाम था बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आए, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? तो उन मनोवैज्ञानिकों का नाम है क्या? बिन्ने और साइमन। उसके बाद 1908 में अल्फ्रेड बिन्ने, ठीक है, ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? केटल ने किया। कब किया? 1890 में किया। लेकिन मानसिक आयु परीक्षण की जगह अगर आए, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने किया। इसके बाद 1912 में दो मनोवैज्ञानिक आए, स्टर्न व कुहलमान। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र प्रतिपादित किया, जो कि क्या था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, MA/CA। ठीक है,
सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? 1885 में गाल्टन ने, जो इंग्लैंड के निवासी थे। 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया और मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। कहाँ पे किया? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया। उसके बाद 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। किसने किया? बिन्ने और साइमन ने मिलकर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। उसके बाद 1908 में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिन्ने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मानसिक परीक्षण और मानसिक आयु दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये शब्द प्रतिपादित किए गए हैं। उसके बाद 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा क्या दिया गया? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि IQ, इंटेलिजेंस क्यूटो। ठीक है, IQ का सबसे पहले सूत्र किसने प्रतिपादित किया? स्टर्न व कुहलमान ने प्रतिपादित किया। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहला बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्टर्न व कुहलमान। अब स्टर्न व कुहलमान ने जब ये सूत्र प्रतिपादित कर दिया तो उसके बाद 1916 में, ठीक है, 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र प्रतिपादित किया गया दोबारा से IQ का, जिसके अंतर्गत कौन थे? बिन्ने, साइमन और ये जो टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसके अंदर जो चेंज किया वो किया इंटू 100, MA/CA इंटू 100। तो ये जो चेंज किया ये किस मनोवैज्ञानिक ने किया? टर्मन ने चेंज किया। तो ये परीक्षण टर्मन बिन्ने बुद्धि परीक्षण भी कहलाता है। ठीक है, ये हो गई बुद्धि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो स्टार्ट से हमें याद रखनी है। इसके बाद बुद्धि की कुछ परिभाषाएं प्रतिपादित की गई हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं जिनके द्वारा इन्होंने ये अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा आती है बकिंघम की। बकिंघम क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बकिंघम क्या कहते हैं कि सीखने की जो योग्यता है वो है हमारी बुद्धि। ठीक है, उसके बाद आते हैं टर्मन। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। एग्जाम में बुद्धि पे से जब कोई भी कथन आता है तो उसके मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने को उन मनोवैज्ञानिकों को थोड़ा रिलेट करके और उस परिभाषा को याद करने की कोशिश करनी है। तो बकिंघम सीधा सीधा कहते हैं सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि की पहली परिभाषा बकिंघम की, बकिंघम बुद्धि सिंपल। बकिंघम बुद्धि क्या है? सिंपल। सिंपल क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये सीधा सीधा कथन किसका है? बकिंघम का है। उसके बाद आते हैं टर्मन। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अब इसको याद क्या करना है? टर और किस में? मन में। मन में क्या आते हैं? हमेशा अमूर्त विचार आते हैं। अमूर्त विचार क्या किस में आते हैं? मन में आते हैं। तो टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। उसके बाद रोस। रोस को अपन कैसे याद रखेंगे कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक है, तो रोस का मतलब आ गया गुस्सा। गुस्सा अपने को कब आता है? जब अपन नवीन परिस्थितियों में और अनुकूलन नहीं कर पाते। तो ये रोस क्या कहते हैं? जब भी गुस्सा आए तो क्या करेंगे? अपन नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन करेंगे। मन 3 प्रकार का होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसको अपन आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं क्या रोस की परिभाषा। रोस क्या कहते हैं? जब भी गुस्सा आएगा नवीन परिस्थितियों में तो वहाँ मैं क्या करूँगा? चेतन अनुकूलन। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। इसके अलावा बकिंघम क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, रोस क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक है, उसके बाद परिभाषा आती है मन की। मन क्या कहते हैं? मन क्या कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। मन की परिभाषा क्या है? नवीन परिस्थितियों
को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। तो इसमें रखेंगे अपन याद क्या, मन, और यहाँ पे अपन याद रखेंगे नमन। ठीक है, मन से क्या करेंगे, नमन। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, ये परिभाषा कौन देते हैं, मन नामक वैज्ञानिक हैं वो देते हैं। ये 4 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे याद रखना है अपन ने उसका भी जिक्र किया है। तो इस प्रकार अपन इन 4 परिभाषाओं को याद रखेंगे और क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपन सही उत्तर का चयन करेंगे। इसके अलावा अगर बुद्धि की कोई भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा आती है, अगर आपको ये 4 परिभाषाएं याद हैं तो 3 कथन या 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम इसी में से मिल जाएंगे। चौथा जो भी अलग होगा उसको अपन चूज करके सही ऑप्शन पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बुद्धि की कुछ विशेषताएं। ठीक है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कैसे काम करती है, बुद्धि के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है अथवा योग्यता है। बुद्धि जो होती है अपनी, है ना, माइंड, वो अपने को जन्मजात प्राप्त होता है। जन्म से ही व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है। सिर्फ उसके अंदर अपन क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। किन चीज़ों का विस्तार करते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, अनुभवों के द्वारा उसके अंतर्गत अपन परिवर्तन करते हैं। बुद्धि जन्म से ही अपने अंदर होती है, बुद्धि इसलिए जन्मजात कही गई है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए बुद्धि होती है जन्मजात अनुभवों से प्राप्त, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी 2 ऑप्शन आए तो अपने को क्या करना है, बुद्धि जन्मजात होती है। ठीक है, ये बुद्धि क्या होती है, एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता होती है। बुद्धि का जन्म के बाद सिर्फ विकास होता है या उसके अंतर्गत माइनर चेंजेस आते हैं, यानी परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्यों होते हैं, अनुभवों के द्वारा अपन जो भी चीज़ें सीखते हैं उनको संगठित करके अपन किसी कार्य को प्रतिपादित करते हैं। इसलिए बुद्धि एक परिवर्तनशील क्या है, योग्यता है या फिर विकासशील योग्यता है। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, अगर माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो बालक की भी बुद्धि तीव्र होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहीं कहीं इसके अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन बुद्धि पर किस चीज़ का फर्क पड़ता है, सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, यानी जन्म से पहले, जन्म के द्वारा ही हमें ये प्राप्त हो जाती है जिस टाइम अपन जन्म लेते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, वंशानुक्रम। फिर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको परिवर्तनशील करते हैं और इसको विकास करते हैं। तो जिस वातावरण में रहेंगे अपन, जिस भी वातावरण में अपन रहते हैं वहाँ पे उसका क्या होता है, परिवर्तन और विकास होता है। इसलिए वातावरण का प्रभाव भी बुद्धि पर देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि बुद्धि प्रभावित होती है या बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन मिले जन्मजात वंशानुक्रम, ऑप्शन दूसरा मिले क्या कि वातावरण, और तीसरा ऑप्शन मिले वंशानुक्रम व वातावरण, और चौथा ऑप्शन मिले इनमें से कोई नहीं, तो अपने को ऑप्शन क्या चूज करना है, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। ठीक है, बुद्धि पर मुख्य प्रभाव जो पड़ता है वो वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव जन्म के 5-10 मिनट तक ही पड़ता है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है वातावरण से। जो मेन चेंजेस आते हैं वो सिर्फ वंशानुक्रम से आते हैं। वंशानुक्रम के द्वारा ही बुद्धि का अधिकतम स्वरूप निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद जिस वातावरण में बालक जन्म लेता है उस टाइम उस पर 10-15 मिनट ही उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद उसमें सिर्फ परिवर्तन आते रहते हैं और वो उसका विकास करता रहता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि लिंग भेद व जाति विशेष का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक लड़का या एक लड़की दोनों की बुद्धि के अंतर्गत क्या है, लिंग भेद है, तो लिंग भेद का बुद्धि पर असर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का सम्मिश्रण है। जैसा कि मैंने बताया, एक मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड, उन्होंने बुद्धि को स्कीमा के तौर पर प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि
या स्कीमा एक ही चीज़ है जिसके अंतर्गत एक इकाई या एक घटक कार्य न करके अनेक इकाइयों या घटकों का सम्मिश्रण होता है जिसके द्वारा व्यक्ति निर्णय लेता है। ठीक, ये कहना किसका है? सिगमंड फ्राइड का। तो यह बुद्धि की एक विशेषता भी है। क्या है? कि बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों की या समूहों की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो बुद्धि की अगली विशेषता क्या है? कि बुद्धि उत्तर देने, तर्क देने, विचार करने, विमर्श करने की एक योग्यता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन कल्पना करते हैं, तार्किक क्षमता का विकास होता है। इसके अंदर अपन उत्तर देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ बुद्धि की विशेषताएं। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा है? टर्मन ने। इसके बाद है अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। उसके बाद क्या है? बुद्धि की लंबवत वृद्धि यानी वर्टिकल ग्रोथ 16 से 18 वर्ष तक हो जाती है तथा बुद्धि की जो क्षैतिज वृद्धि है वो आजीवन चलती रहती है। यानी क्या है इसका अर्थ? कि जब अपन किशोरावस्था तक जाते हैं तो बुद्धि की जो लंबवत वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है। लंबवत वृद्धि मतलब आपके मस्तिष्क का भार अधिकतम हो जाता है, उसकी क्षमताएं अधिकतम हो जाती हैं। उसके बाद जो भी बुद्धि में परिवर्तन आते हैं वो सिर्फ उसका विस्तार करते हैं और वो भी क्षैतिज विस्तार। क्षैतिज विस्तार कैसे करते हैं? जैसे आपके अनुभवों में वृद्धि होती है, आप जो सीखते हैं उसके सीखने के स्तर में वृद्धि होती है, मतलब डायमेंशन चेंज हो जाती है कि वो लंबवत से अब क्षैतिज वृद्धि करेगी, न कि लंबवत वृद्धि होगी। ठीक है, बुद्धि का विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है। हमेशा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के प्रकार प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बुद्धि का प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है बुद्धि को, वो किया है थार्नडाइक व गैरेट ने। थार्नडाइक व गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार बताए हैं? 3। सबसे पहले बताया है मूर्त बुद्धि या फिर गामक बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि। इंग्लिश में नाम देखें तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, गामक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या फिर इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या फिर यांत्रिक बुद्धि। तो यह बुद्धि किस प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है? यह व्यक्ति इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, यंत्रों या मशीनों से कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यांत्रिक या फिर गामक या फिर मूर्त। मूर्त वो चीज़ होती है, मूर्त क्या होता है? जो अपनी आँखों के सामने अपने को दिखाई देता है वो होता है मूर्त। इसलिए जो मूर्त बुद्धि है वो किस प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाएगी? मिस्त्री। मिस्त्री जो मकान बनाने का कार्य करता है या किसी भी प्रकार की चीज़ का निर्माण करता है तो वो मूर्त बुद्धि का प्रयोग करके उसका निर्माण करता है। इसके अलावा इंजीनियर, इंजीनियर कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करता है तो वो मूर्त बुद्धि का प्रयोग करके करता है। कोई भी कारीगर है, किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि पाई जाती है। या फिर यंत्रों और मशीनों से जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनके अंतर्गत बुद्धि का जो स्वरूप है वो गामक, यांत्रिक या मूर्त होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व या व्यक्ति कार्य करने वाला मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? तो उसके अंतर्गत अगर आपको 4 ऑप्शन मिले तो अपने को देखना है कि कौन व्यक्ति मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है और ऑप्शन का चूज करना है। उसके बाद जो दूसरा है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, अमूर्त बुद्धि क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि का प्रयोग क्या होता है? विचारों, ठीक है, भावनाओं या फिर क्या होता है? चिन्हों व पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो व्यक्ति रखे गए हैं उनके अंतर्गत अध्यापक, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, ये सभी जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं उस बुद्धि का नाम है अमूर्त बुद्धि।
अमूर्त बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति के विचार करने की, सोचने की बिना मूर्त वस्तु के योग्यता जो होती है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत अपन विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को संगठित करते हैं और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या किसी कार्य का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए अमूर्त बुद्धि किसके अंतर्गत पाई जाती है? अध्यापक, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार। मूर्तिकार और चित्रकार अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके, अमूर्त बुद्धि का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि किसी भी मतलब चित्रकार किसी भी चित्र का निर्माण करने से पहले मूर्त उसी सेम चित्र को नहीं बनाता है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी कल्पनाओं के द्वारा किसी भी चित्र का निर्माण करता है, इसलिए ये क्या कर लेता है? अमूर्त बुद्धि। इसी प्रकार कोई भी मूर्तिकार किसी मूर्ति का निर्माण करता है तो वो अपनी कल्पना के द्वारा उस मूर्ति का निर्माण करता है। ठीक है। दार्शनिक है तो ये दर्शन या अपने विचारों को प्रतिपादित करता है या अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उसका प्रकार है अमूर्त बुद्धि। इसी प्रकार कोई भी वकील किसी चीज़ को अमूर्त बुद्धि के द्वारा या किसी केस को जो हल करता है वो करता है अमूर्त बुद्धि के द्वारा। इसी प्रकार अध्यापक किसी भी टॉपिक को पढ़ाता है तो वो अपनी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। इसलिए ये सभी व्यक्ति जिस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वह है अमूर्त बुद्धि। इसके बाद थॉर्नडाइक व गैरेट का जो तीसरा प्रकार है बुद्धि का वो है सामाजिक बुद्धि, इंग्लिश में सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है? जब समाज में हम रहते हैं या किसी भी बड़े समूह में रहते हैं तो उसके अंतर्गत जिस बुद्धि का प्रयोग करके हम उनको संगठित रखते हैं या अनुकूलनशील बनाते हैं, तो यह कार्य किस प्रकार की बुद्धि द्वारा किया जाता है? सामाजिक बुद्धि। इसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी व्यापारी, ये तीनों शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज के लोगों से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी सामाजिक कार्य करने से पहले लोगों के समूह को क्या करता है? अनुकूलनशील बनाता है या फिर अपनी सोच के द्वारा उनको एक लीडर के रूप में अग्रसर होकर कार्य करता है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार की बुद्धि रखता है? सामाजिक बुद्धि। इसी प्रकार कोई भी मंत्री, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी सोशल जो भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार कोई एमएलए हुआ, एमपी हुआ, ठीक है, जो सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा एक व्यापारी, व्यापारी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों से खरीदता है और फिर उसे किसी अलग जगह बेचता है। तो इस प्रकार वह किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है? वो बुद्धि का प्रयोग करता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है। इसके बाद आते हैं बुद्धि के कुछ सिद्धांत। बुद्धि के लगभग 8-10 मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किए गए कि बुद्धि का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए, बुद्धि को किस प्रकार से माना जाए, बुद्धि के अंतर्गत कितने प्रकार के जो समूह हैं वो कार्य करते हैं या कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया वो सिद्धांत था एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत सिर्फ एक ही तत्व विद्यमान है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव करता है और उसको प्रतिपादित करता है। तो एक तत्व सिद्धांत या फिर सामान्य तत्व, एक तत्व है सिद्धांत, यह सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने। नाम इसका इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी यानी एक तत्व सिद्धांत। यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ तथा इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। ठीक है। एक ही तत्व के द्वारा सब चीज़ें नहीं की जा सकती, इसलिए यह जो सिद्धांत है वह अमान्य हो गया। प्रस्तुत किसने किया था? अल्फ्रेड बिन्ने ने किया था। इसका नाम, दूसरा नाम जो पड़ा वो है निरंकुशवादी सिद्धांत। मूल नाम है इसका एक तत्व सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद में जब यह सिद्धांत प्रतिपादित हो गया या फिर मान्य नहीं हुआ तो द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जिसको बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। कब प्रस्तुत किया गया? 1904 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है।
तो द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि दो तत्व कार्य करते हैं। दो तत्व कौन कौन से हैं? एक तत्व है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो तत्व कार्य करते हैं। एक तो होता है विशिष्ट तत्व, दूसरा होता है सामान्य तत्व। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो विशिष्ट तत्व है स्पेशल और जनरल, तो इसको अपने याद रखेंगे एस से विशिष्ट, स्पेशल, और सामान्य तत्व को याद रखेंगे जनरल यानी जी तत्व या फिर सामान्य तत्व। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? स्पीयरमैन। ठीक है, इसने क्या कहा कि बुद्धि के अंतर्गत दो तत्व होते हैं, एक सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जो होता है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, और सामान्य तत्वों में से हम जब किसी एक तत्व को चुनकर उसको अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं या उसको अपना विशिष्ट क्षेत्र मान लेते हैं, तो वह बुद्धि का तत्व क्या कहलाता है? अर्जित, परिवर्तनीय या फिर वातावरणीय। ठीक है, वातावरण के द्वारा क्या करते हैं अपन? उसको अर्जित करते हैं या फिर उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह कहलाता है स्पेशल या फिर विशिष्ट तत्व। इसके अंतर्गत सामान्य तत्व को राजा की तरह है, सामान्य तत्व वो होता है जो राजा की तरह हुक्म देता है। ठीक है, ये तत्व क्या होता है? जन्मजात होता है और यह अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सामान्य तत्व होता है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सामान्य तत्व बुद्धि के अंतर्गत जो होता है वह अपरिवर्तनीय कारक है। जबकि जो विशिष्ट तत्व है, जो स्पेशल तत्व है, जो कि प्रजा की भांति कार्य करता है, यह क्या होता है? अर्जित होता है, परिवर्तनशील होता है, वातावरणीय कारक होता है, और इनकी संख्या असंख्य होती है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग विशिष्ट बुद्धि का क्षेत्र होता है जिसके द्वारा वह अलग अलग कार्यों को प्रतिपादित करता है। ठीक, जन्म के समय सबके अंतर्गत एक सामान्य तत्व पाया जाता है, लेकिन वातावरण के द्वारा व्यक्ति जब किसी एक विशिष्ट कार्य को चुनता है तो उसकी बुद्धि में भी वह प्रविष्टि हो जाती है, जिसके द्वारा उसके अंतर्गत, बुद्धि के अंतर्गत एक विशिष्ट तत्व तैयार होता है। ठीक है, जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉनसन ने इस सिद्धांत को राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा है। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आया हुआ है कि जॉनसन ने बुद्धि के किस सिद्धांत को राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा है, तो वो कौन सा है? स्पीयरमैन का बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि सामान्य तत्वों के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व है जितना अधिक आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। ठीक है, ये कथन है स्पीयरमैन का। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीयरमैन ने क्या किया? दो तत्व प्रतिपादित किए थे। दो तत्वों के बाद स्पीयरमैन ने एक और तत्व प्रतिपादित कर दिया। इन्होंने कहा कि एक जो तीसरा तत्व है वो होता है समूह तत्व। ठीक है, तो समूह तत्व को इसके अंतर्गत इन्होंने जोड़ दिया और इस सिद्धांत का नाम दे दिया त्रितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने 1904 में प्रतिपादित किया और ये तीसरा तत्व इन्होंने 1911 में जोड़ा, तो यह सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड बिन्ने ने। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने। त्रितत्व सिद्धांत फिर से स्पीयरमैन ने। द्वितत्व सिद्धांत 1904 में प्रतिपादित किया गया। त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व जो समूह तत्व है वह 1911 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत जब विशिष्टता आती है तो विशिष्टता में एक या दो या तीन, जब तीन बुद्धि के स्वरूपों का समूह बना लिया जाता है तो वो जो तत्व बन के आता है वो कहलाता है समूह तत्व। इसलिए इन्होंने तीसरा सिद्धांत जो दिया इसको त्रितत्व सिद्धांत नाम से प्रतिपादित किया। ठीक है, अब इसके बाद अगला सिद्धांत आता है बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद कौन सा तत्व सिद्धांत है? बहुतत्व सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम है बहुआयाम सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके? थार्नडाइक। थार्नडाइक क्या कहते हैं कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उसके अंतर्गत, उसके द्वारा बुद्धि के अंतर्गत उतने ही तत्व पाए जाते हैं।
मतलब जितनी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करेगा उतने ही प्रकार के तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये कहना किसका है? थार्नडाइक का। ठीक है, थार्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? एक बालूका के स्तूप से की, जिसके अंतर्गत ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल तीनों चीज़ें व्यवस्थित हैं। और बालूका सिद्धांत इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार बालू के ढेर के अंदर भिन्न भिन्न छोटे कण पाए जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि के अंतर्गत भी इतने ही तत्व पाए जाते हैं जिनको व्यक्ति एक साथ संगठित करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम इन्होंने रखा मल्टी फैक्टर थ्योरी। दूसरा नाम इनका सामने आया बालूका स्तूप सिद्धांत। तीसरा नाम इसका आया आगे बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, तो जो बहुतत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया उनका मनोवैज्ञानिक का नाम है थार्नडाइक। जॉनसन ने इस सिद्धांत को प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत कहा है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। एग्जाम में प्रश्न आएगा जॉनसन ने किस सिद्धांत को प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत कहा है। ठीक है, किस सिद्धांत को? मल्टी फैक्टर थ्योरी को। और राजतंत्रात्मक सिद्धांत किसको कहा है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को इन्होंने राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा, और थार्नडाइक के सिद्धांत को इन्हें प्रजातांत्रिक सिद्धांत कहा। ठीक है, बुद्धि का। अब इसके बाद देखते हैं अपन जो थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया उसका दूसरा नाम बालूका सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहलाता है। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बहुकारक सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी सिद्धांत बुद्धि का किसने प्रतिपादित किया? तो उन मनोवैज्ञानिकों का नाम थार्नडाइक। इसके अलावा दूसरे नाम आ जाते हैं कभी कि बालूकावादी सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उनका नाम क्या है? थार्नडाइक। इंग्लिश में अपने को एक ही नाम याद रखना है, वो है मल्टीफैक्टर थ्योरी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक का याद रखना है, ए व ब सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैब ने। जब इस पे से क्वेश्चन आता है तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कि ए व ब सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? हैब ने। ठीक है, उसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है समूह तत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समूह तत्व सिद्धांत। इसको बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन व कैली ने। थर्स्टन व कैली का क्या कहना है कि बुद्धि के अंतर्गत जो जितने भी कारक होते हैं वो एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बुद्धि के अंतर्गत जितने भी तत्व होते हैं वो एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर एक किसी भी चीज़ पर कार्य करते हैं। तो कई कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात थर्स्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का जो समूह है वो बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है। 7 मानसिक योग्यताएं इन्होंने कौन सी बताई? SNVWMRP। ये सूत्र से अपन 7 मानसिक योग्यताएं याद रख सकते हैं। क्या? SNVWMRP। ठीक है, तो 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सूत्र क्या? 7 मानसिक योग्यताएं, इनको थर्स्टन व कैली ने कहा बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस। 7 मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत पहला एस से कौन सी है? स्पेटल एबिलिटी यानी प्रेक्षण की योग्यता। ठीक है, दूसरी है एन से नंबर एबिलिटी यानी अंक की योग्यता। तीसरी है वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता। अगली है वर्ड फ्लुएंसी SNVW। W से क्या है? वर्ड फ्लुएंसी यानी वाक शक्ति यानी बोलने की योग्यता। उसके बाद M से है मेमोरी। मेमोरी यानी स्मरण। स्मरण यानी याद रखने की जो आपकी योग्यता है वो कहलाती है स्मरण शक्ति। उसके बाद है R से रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता। किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए तर्क का अगर प्रयोग करते हैं तो वह बुद्धि का स्वरूप क्या कहलाता है? तार्किक शक्ति या तार्किक योग्यता। और अंत में P से है परसेप्चुअल एबिलिटी यानी परसेप्चुअल का मतलब पर्यवेक्षण।
पर्यवेक्षण यानी किसी भी सामान्य परिस्थिति को देखकर उसको समझना, पर्यवेक्षण करना, तो यह एबिलिटी क्या कहलाती है? परसेप्चुअल एबिलिटी। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं थर्स्टन व केली, उन्होंने क्या कहा? बुद्धि के अंतर्गत 7 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। 7 प्रकार की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? SNVWMRP, ठीक है। तो एक चीज़ है इंटेलिजेंस सेंटर अराउंड PMS, ठीक है। यह किसने कहा? थर्स्टन व केली ने। थर्स्टन व केली ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का जो सेंटर है, ठीक है, वो किसके अराउंड कार्य करता है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत बुद्धि का सेंटर पाया जाता है, या PMS के अराउंड क्या पाया जाता है? बुद्धि का सेंटर होता है, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के पास में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत का मतलब है सैंपल थ्योरी, ठीक है। प्रतिदर्श सिद्धांत इंग्लिश में बोलेंगे सैंपल थ्योरी। सैंपल थ्योरी किसने प्रस्तुत की? सैंपल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं थॉमसन। थॉमसन ने क्या कहा कि बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सैंपल या प्रतिदर्श पाए जाते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति हर में से थोड़ा थोड़ा उपयोग करके और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इन्होंने क्या कहा? थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, और ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात इसी नवीन योग्यता से कोई भी व्यक्ति किसी भी नवीन परिस्थिति में किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो सैंपल थ्योरी सीधा सीधा याद रखना है, किसने प्रस्तुत किया? सैंपल थ्योरी किसने प्रस्तुत की? थॉमसन ने, ठीक। थॉमसन के द्वारा सैंपल थ्योरी प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगला सिद्धांत देखते हैं अपन, त्रि-आयाम सिद्धांत। त्रि-आयाम सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है। किसने प्रतिपादित किया? गिलफर्ड ने। गिलफर्ड ने क्या कहा कि बुद्धि के अंतर्गत 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम क्या होते हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये 3 कार्य करते हैं। क्या है ये आयाम? ठीक है। संक्रिया को प्रक्रिया भी बोल सकते हैं या फिर ऑपरेशनल, ठीक है। दूसरा है विषय वस्तु या फिर अंतर वस्तु यानी कंटेंट, और तीसरा है उत्पाद या फिर परिणाम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एग्जाम में एक तो सीधा प्रश्न ये आ जाता है, त्रि-आयामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? गिलफर्ड ने। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से त्रि-आयामी सिद्धांत का तत्व नहीं है। तो अपने को याद रखने हैं संक्रिया या प्रक्रिया एक ही बात है, दूसरा है विषय वस्तु या अंतर वस्तु एक ही बात है, तीसरा उत्पाद या परिणाम एक ही बात है। तो इनके अलावा कोई भी अन्य ऑप्शन आता है तो अपने को उसको चूज करना होता है। किसने प्रस्तुत किया? गिलफर्ड ने किया, ठीक है। एक यहाँ पे कथन देख लेते हैं कि सृजनात्मक बालक बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तिगत चरों तथा समस्या समाधान के लक्षणों की सामान्यीकृत शक्ति रखता है। किसने प्रतिपादित किया है ये कथन? आशुबेल ने प्रस्तुत किया है। कोई पुराने एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा गया है कि सृजनात्मक बालक बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों की सामान्यीकृत शक्ति रखता है। किसका कथन है? तो किसका कथन है? आशुबेल का कथन है। इसके बाद त्रि-आयामी सिद्धांत को दोबारा देखते हैं। त्रि-आयामी सिद्धांत क्या कहता है कि समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। इसीलिए तो संक्रिया या प्रक्रिया एक ही बात है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया या संक्रिया, ठीक है। तो समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। ठीक है। संक्रिया या प्रक्रिया के अंतर्गत कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, ठीक है। इन तीनों के अंतर्गत जो 3 है, संक्रिया, प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, इसके अंतर्गत 5-5 तत्व विद्यमान हैं। तो दूसरा क्या कहता है? समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विषय वस्तु।
विषय वस्तु क्या होती है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विषय वस्तु। उसके बाद तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद क्या होती हैं? जो समस्या समाधान के दौरान जो वस्तुएं या जो भी अपन कोई कंक्लूजन निकालते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनको क्या कहेंगे? अपने उत्पाद। ठीक है। गिलफर्ड ने क्या किया फिर 1967 में एक त्रिआयामी सिद्धांत को समझाने के लिए एक बॉक्स को प्रयोग किया, 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। 3 डायमेंशनल बॉक्स को किस प्रकार प्रस्तुत किया? उन्होंने बुद्धि की संरचना को समझाने के लिए प्रस्तुत किया। इस संरचना के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या रखा है? बुद्धि संरचना मॉडल इन्होंने इसका नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसकी 3 डायमेंशनल हैं और यह बुद्धि की संरचना को प्रतिपादित करता है। तो 1967 में डब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम बुद्धि संरचना मॉडल रखा गया और मॉडल के अंतर्गत इन्होंने कोषों को व्यक्त किया। ठीक है। तो इन्होंने जो कोष व्यक्त किए उसका पहला सूत्र जो इन्होंने प्रतिपादित किया वो है 5 × 4 × 6। ठीक है। और कोषों की संख्या जो निकल के आई वो थी 120। ठीक है। क्योंकि 5 × 4 20 और 20 × 6 यानी 120। तो 120 कोष सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए। अगर पूछा जाए कि गिलफर्ड ने अपने बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत सर्वप्रथम कितने कोषों का प्रतिपादन किया, तो उन कोषों की संख्या थी 120। ठीक है। उसके बाद 120 के बाद कोषों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 150। इन्होंने क्या किया? ये जो 4 है इसकी जगह एक कोष बढ़ा दिया तो वो हो गया 5 × 5 × 6। तो अब कोषों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 150। और उसके बाद 180 कर दी गई। ठीक है। 180 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? 5 × 6 × 6 एक कोष और बढ़ा दिया। ठीक है। डायमेंशन के अंतर्गत तो 180 कोषों में जो संख्या थी वो 5 × 6 × 6, 150 कोषों में थी वो 5 × 5 × 6 और 120 कोषों में थी 5 × 4 × 6। तो अपने को याद क्या रखना है? मूल रूप से अगर कोषों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखनी है 120। ठीक है। अभी यहाँ तक अपन ने बुद्धि के 6 मॉडल किए हैं, बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या की है और बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है इसका हमने क्या किया है? अनुभव किया है या फिर उसको हमने देखा है कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। बुद्धि शब्द की सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? बुद्धि परीक्षण किसने प्रतिपादित किया? मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि IQ यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले प्रतिपादित किया किसने किया? 1916 में जो मेन सूत्र है टर्मन के द्वारा प्रस्तुत MA/CA × 100, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद बुद्धि के प्रकार अपन ने पढ़े, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि का किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया गया है उसके अपन ने 6 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। आगे के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू। राम राम।